गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। कल मैंने आपको पार्ट 5 को पूरा करा दिया था और मैंने कहा था कि इसके हम रिवीजन एक बार फास्टली करेंगे, फिर उसका हम टेस्ट लेंगे। तो टेस्ट के लिए आप तैयार रहें, मैं डेट दूंगा, उसके अनुसार टेस्ट होगा। लेकिन उससे पहले आप अच्छी तरीके से उन वीडियोस को देखें, उनको पढ़ें और फिर उसके बाद इसका हम टेस्ट लेंगे। आज हम इसका फास्टली एक बार रिवीजन करते हैं, ताकि आपको जिन बच्चों ने इसको नहीं पढ़ा है या थोड़ा बहुत वीडियो बाद में देखे, वो भी इनको एक बार रिवीजन कर लें। तो फास्टली हम इसका रिवीजन करेंगे। सबसे पहले पार्ट क्या था हमारा? दैनिक जीवन में रसायन। पार्ट का नाम क्या था? दैनिक जीवन में रसायन। कि हमारे एवरीडे लाइफ में रसायन जो है, केमिस्ट्री का क्या है रोल, क्या है? तो दैनिक जीवन में रसायन, ये पार्ट का नाम था। देखो, सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? अम्ल के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? अम्ल के बारे में। और किसके बारे में पढ़ा था? सार के बारे में। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था अम्ल और सार के बारे में। बताओ, अम्ल सार के बारे में हमने क्या देखा कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और सार स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। क्या पढ़ा था हमने? अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे, और सार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल जो शब्द है वो लैटिन भाषा के एसिडस से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता था? खट्टा होता था। ये भी पढ़ा था हमने कि लैटिन भाषा के एसिडस से बना होता है। तो ये स्वाद में कैसे होते हैं? स्वाद में ये खट्टे होते हैं और ये स्वाद में कैसे होते थे? कड़वे होते थे। फिर हमने अम्ल के बारे में क्या पढ़ा था कि ये नीले को लाल करता है। नीले को क्या करता है? लाल। नीले को लाल करता है। हमने पढ़ा था लिटमस पत्र जो फूलों की पंखुड़ी से बनाए जाते हैं, अगर इसको मैं अम्ल के घोल में डालूंगा या अम्ल इस पर, तो नीले का कलर कैसा हो जाएगा? लाल। और सार क्या करता है? लाल को नीला करता है। लाल को क्या करता है? नीला। तो ये इसके हमने भौतिक गुण गणित, ये छूने पर कैसे लगते हैं? चिकने भी लगते हैं सार। तो ये हमने इसके भौतिक गुण गणित। स्वाद ये खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्रों को लाल करते हैं। सार कड़वे होते हैं, लाल लिटमस पत्रों को नीला करते हैं। अम्ल को नाम क्या किससे पढ़ा था? लैटिन जो वर्ड्स हैं, लैटिन शब्द जो है इसका वो क्या था? एसिडस। एसिडस से इसको पढ़ा, क्योंकि एसिडस का मतलब क्या होता था? खट्टा होता था। तो हमने इसको पढ़ा था कि लैटिन शब्द एसिडस से बना हुआ, जिसका अर्थ खट्टा होता था। और इस आधार पे इसका नाम क्या रख दिया? अम्लों को हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। आई बात समझ में? ये हमने पढ़ा था। बहुत सारे हमने अम्ल में महत्वपूर्ण अम्ल पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि H2SO4 इसका एग्जाम्पल है, HNO3 इसका एग्जाम्पल है। फिर हमने पढ़ा था कि एसिटिक एसिड इसका एग्जाम्पल है, CH3COH। हमने लिखा था कार्बोनिक एसिड इसका एग्जाम्पल है। यानी अम्ल के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। हमने सार के अंदर देखा, तो सार के महत्वपूर्ण क्या देखते? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। हमने देखा था कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ये सार के हमने एग्जाम्पल देखे थे। H2SO4, HNO3, एसिटिक एसिड और H2CO3। तो सबसे पहले हमने देखा था अम्ल के बारे में। स्वाद में खट्टे, नीले लिटमस शब्द को लाल करते, लैटिन शब्द एसिडस से बना हुआ, जिसका अर्थ खट्टा होता था, इसलिए इसका नाम क्या रखा? एसिड। सार कड़वे, लाल को नीला करते हैं। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Mg हाइड्रोक्साइड, ये इसके एग्जाम्पल है। फिर हमने देखा था प्राकृतिक। प्राकृतिक में क्या देखा था? मैंने आपको कहा था कि दूध और दही में क्या होते हैं? मैंने आपको कहा था प्राकृतिक एसिड। उसमें मैंने बताया था कि दूध और दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड? लैक्टिक अम्ल। फिर मैंने कहा था कि इमली में कौन सा होता है? तो टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक एसिड होता है। फिर होता है नींबू और संतरा में, नींबू और संतरा और आंवला, इनमें कौन सा एसिड होता था? ये सब विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है इनमें कौन सा अम्ल कहा था? इसमें हमने कहा था कि इसका अम्ल होता है साइट्रिक एसिड। कौन सा अम्ल? साइट्रिक। फिर मैंने कहा था पालक और टमाटर में ये न खट्टे हैं, लेकिन तो भी इसके अंदर एसिड पाया जाता है। कौन सा? ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड। फिर मैंने कहा था आपको कि लाल चींटी जो है उसका नाम क्या है? फॉर्मिका। और लाल चींटी में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड होता है लाल चींटी में। फिर हमने देखा था जठर रस। जठर रस जो हमारे अमाशय में होता है, उसमें कौन सा होता है? HCl। फिर हमने कहा था कि मधुमक्खी के अंदर जो होता है, उसमें कौन सा अम्ल था? मैथियोनिक एसिड। कौन सा एसिड था? मैथियोनिक अम्ल। तो ये बहुत सारे हमने
प्राकृतिक पढ़े थे। दूध और दही में लैक्टिक, इमली टार्टरिक, नींबू संतरा आंवला में साइट्रिक एसिड, पालक टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, लाल चींटी में फॉर्मिक एसिड, जठर रस में एसिल और मधुमक्खी में मैथ्योनिक एसिड होता है। तो ये हमने प्राकृतिक और अम्ल और सार के बारे में पढ़ा था। फिर हमने इसके बारे में डिस्कस किया था इनके अवधारणा के अम्ल किसे कहते हैं और सार किसे कहते हैं। इसकी हमने 3 अवधारणाएं पढ़ी थी। कितनी अवधारणा पढ़ी थी? 3। कौन कौन सी पढ़ी थी? पहले पढ़ी थी आर्हेनियस अवधारणा, एक तो पढ़ी थी आर्हेनियस संकल्पना। कौन कौन सी संकल्पना पढ़ी थी हमने? संकल्पना कितनी पढ़ी थी? 3। कौन कौन सी? पहली संकल्पना कौन सी थी? आर्हेनियस। कौन सी थी? आर्हेनियस। दूसरी कौन सी थी? ब्रोंस्टेड लॉरी अवधारणा। और तीसरी कौन सी थी? लुईस अवधारणा, लुईस संकल्पना। क्या कहा था इसने अम्ल के बारे में? मैं पूरा डिस्कस नहीं करूंगा, शॉर्ट चलते हैं हम इसके। इसने कहा था कि अम्ल वे है जो क्या देते हैं? H+। किसमें? जलीय में, जलीय विलयन में। किसमें? जलीय विलयन में। ये क्या देते हैं? जलीय विलयन में ये H+ देते हैं। आई बस में एक्वस में ये जलीय विलयन हो गया, एक्वस सॉल्यूशन में H+ देते हैं। सार क्या देते हैं? जलीय विलयन में OH आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। जलीय विलयन में ये एक्वस सॉल्यूशन में, जलीय विलयन में H+, ये OH आयन। इसने क्या कहा था कि अम्ल वे है जो क्या देते हैं? प्रोटॉन। क्या देते हैं? प्रोटॉन दाता। और ये क्या कहलाते थे? सार ये कहलाते थे प्रोटॉन ग्राही, प्रोटॉन ग्राही कहलाते थे। ब्रोंस्टेड ने क्या कहा था कि प्रोटॉन देते हैं और सार इन प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं और क्या बनाते हैं? संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार का निर्माण करते हैं। तो ये ब्रोंस्टेड ने कहा था। और लुईस ने क्या कहा था? लुईस ने उल्टा कहा था। क्या कहा था? कि ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही, और ये इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं। तो बेसिक चीजें हमने इसकी देख ली। आर्हेनियस ने क्या था? वे अम्ल जो H+ आयन देते हैं जलीय विलयन में उनको हम अम्ल कहते हैं, और जो OH आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में उन्हें हम क्या कहते हैं? क्षार। इन्हें प्रबल अम्ल और प्रबल सार की परिभाषा भी दी थी। वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाए वो प्रबल अम्ल, और जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाए सार, वे सार जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाए वो प्रबल सार। दुर्बल सार कौन से होंगे? जो जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होंगे। दुर्बल अम्ल कौन से होंगे? जो जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होंगे। तो दुर्बल अम्ल और दुर्बल सार जो जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार यानी जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। तो प्रबल अम्ल और प्रबल सार की परिभाषा भी दी थी इन्होंने। तो आर्हेनियस ने कहा था कि जो H+ आयन देते हैं जलीय विलयन में वो अम्ल कहलाएंगे, जो OH आयन देते हैं वो क्या कहलाएंगे? क्षार। ब्रोंस्टेड ने क्या कहा था कि अम्ल प्रोटॉन देते हैं और सार उन प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने के बाद क्या बनाते हैं? संयुग्मी अम्ल सार बनाते हैं। आई बात समझ। लुईस ने क्या कहा था कि उल्टा क्या, यहाँ आते आते अम्ल क्या हो गए? भिखारी हो गए। पहले तो दे रहे थे, यहाँ आने के बाद लेना शुरू कर दिया इन्होंने। इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही, और सार क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। यानी ये इलेक्ट्रॉन अपने बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है उसको दान करते हैं और सारे अम्ल इनको ग्रहण करते हैं। तो यहाँ आते आते ध्यान रखना कि यहाँ अम्ल क्या है? इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं, और यहाँ सार क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। ये हमने तीनों की संकल्पना पढ़ी थी। फिर इसकी कमी क्या बताई थी कि ये उन के लिए बताता पदार्थों के लिए जिनके अंदर H+ और OH आयन हो। ये इसकी कमी थी। दूसरों के बारे में ये नहीं बता सका। ये किसके बारे में बता सका? जिसमें प्रोटॉन हो और प्रोटॉन लेने वाला, उसके बारे में बताया, दूसरों के बारे में नहीं बताया। तो ये इसकी कमी रही। इसने सभी पूर्ति कर दी। जो प्रोटॉन है उनके लिए भी, जिसमें H+ आयन है उनके लिए भी, जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन युग्म के बारे में बताया। तो किसी भी परमाणु के एटम के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन मजबूत होते हैं, उनके बाह्यतम कोश में तो लेता देने वाले, तो ये दोनों। तो इस लुईस अवधारणा को सबसे अच्छा बताया गया है। तो आर्हेनियस की कमी, ब्रोंस्टेड लॉरी की कमी, इन्होंने क्या कहा ये सारा डिस्कस हमने किया ला। फिर हमने क्या कहा था कि एक हमने पढ़ा था क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन जल के बारे में क्या कहा था मैंने? क्रिस्टलन जल, क्रिस्टलन जल, क्रिस्टलन जल में मैंने क्या कहा था आपको कि वह जल जो किसी पदार्थ को ठोस बनाने के लिए जो अणु होते हैं, जल के अणु, उनको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलन जल। जैसे हमने कहा था कि सोडियम कार्बोनेट के पीछे 10H2 होता है, तो ये 10H2 क्या है? इसके क्रिस्टलन जल है। इसको ठोस बनाने के लिए, क्रिस्टल बनाने के जल के अणुओं की कितनी निश्चित संख्या हमने डाली है उसके अंदर, वो क्या कहलाता है? क्रिस्टलन जल कहलाता है। एक हमने कहा था कि उदासीनीकरण कहा था, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी पढ़ी थी। ये कैसे पढ़ी थी कि जब प्रबल अम्ल और प्रबल सार जब रिएक्शन करते हैं
तो क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। और लवण कौन सा, NaCl प्लस, इसे हमने अभी उदासीन अभिक्रिया भी कहा था। और NaCl जो होता है वो उदासीन लवण बनता है यहाँ पर। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है, लवण। अब हमने पढ़ा था कि लवण भी कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके होते हैं। एक होता है अम्लीय लवण, कौन सा होता है, अम्लीय लवण। एक हमने कहा था कि क्षारीय लवण होता है, एक क्षारीय लवण होता है। और एक हमने कहा था उदासीन लवण, तो ये उदासीन लवण। तो उदासीन लवण की तो परिभाषा ये हो गई कि प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल जब भाग लेते हैं तो उदासीन लवण बनता है। अम्लीय में हमने क्या कहा था कि जब प्रबल अम्ल के साथ दुर्बल क्षार भाग लेता है तो अम्ल अपना प्रभाव दर्शाता है और लवण कैसा होगा, अम्लीय। क्षारीय लवण कब बनेगा, जब प्रबल क्षार हो और दुर्बल अम्ल हो तो क्षारीय लवण बनेगा। ये भी हमने बताया था, इसके हमने एग्जाम्पल भी दिए थे। तो ये हमने संकल्पना पढ़ी थी। फिर उसके बाद हम आते हैं, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, पीएच पढ़ा था। क्या पढ़ा था, पीएच। ये संकल्पना पढ़ने के बाद हमने इसके उपयोग देखे थे, हमने इसके उपयोग भी देखे थे। अम्ल के उपयोग देखे थे और क्षार के उपयोग देखे थे। अम्ल व क्षार के हमने क्या देखे थे, उपयोग। सबसे पहले हमने कहा था H2SO4 और फिर हमने कहा था HNO3 और HCl भी बताया था हमने। और एसिटिक एसिड के बारे में भी हमने जाना था। तो हमने कहा था H2SO4 का उपयोग हम कहाँ करते हैं, इसका हमने कहा था कि बैटरी, सेल की बैटरी वगैरह है, इसके अंदर यूज़ करते हैं H2SO4। किसी भी देश की प्रगति भी H2SO4 से मापी जाती है। HNO3 HCl हमने कहा था कि सोने चांदी के गहनों को पिघलाने में यूज़ होता है। HCl ये क्या होता है, सैनिटाइजर, जो सैनिटरी का सामान होता है, टाइल्स वगैरह होता है, उनको साफ करने में काम में लेते हैं। और लकड़ी की टाइल्स है तो उसके लिए एसिटिक एसिड है, सिरका, मुरब्बा, जैम, इनके अंदर इनको संरक्षित करने के लिए हम क्या डालते हैं, एसिटिक एसिड डाला जाता है, जिसे हम सिरका भी कहते हैं। तो ये हमने पढ़ा था। इसको हमने क्या कहा था कि भाई ये बैटरी में वगैरह है यूज़ होता है, सेल के अंदर यूज़ होता है। HNO3 और HCl का कितना अनुपात, इसको हमने क्या कहा था, अम्लराज। क्या कहा था हमें इसको, अम्लराज। इसको हमने कहा था अम्लराज। और अम्लराज जिसमें हमने कहा था कि HNO3 का 1 अनुपात और HCl का कितना होता है, 1 अनुपात है। HNO3 तो 1 और HCl कितने, 3 अनुपात में होता है। 1 अनुपात 3 इनका होता है। HCl ज़्यादा होता है क्योंकि HNO3 की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो सोने को पॉलिश तो नहीं करेगा, उसको पिघला देगा। फिर इसका उपयोग हम क्या करते हैं, सिरका है, मुरब्बे हैं, उसके अंदर इसको करते हैं। क्षार के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि क्षार के अंदर हमने पढ़ा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम सफ़ेदी करने के लिए करते हैं। किसके लिए, सफ़ेदी करने के लिए करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। फिर हमने कहा था MgOH2, इसको हमने एंटा एसिड के रूप में यूज़ करते हैं। एंटा एसिड समझ गए होंगे आप, एंटा एसिड का यूज़ करने के लिए करते हैं। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इनो के रूप में इसका यूज़ करते हैं हम। ये भी हमने पढ़ा था। तो इनके बारे में हमने कैल्शियम NaOH को भी हमने पढ़ा था। NaOH का उपयोग हम कहाँ करते हैं, इसका KOH ये तो आपको पता ही है, हमने पूरे डिस्कस किए इसके बारे में। किसके बनाने में, साबुन बनाने में, कागज उद्योग में, वस्त्र उद्योग में, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में इनका यूज़ होता है। फिर हमने लवण के बारे में पढ़ा था, बहुत सारे लवण के बारे में हमने डिस्कस किया था। NaCl नमक के रूप में यूज होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट लवण के बारे में तो हमने बहुत पढ़ा है। और 10H2O, Na2CO3 और 10H2O, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, कपड़े धोने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये खाने का सोडा, बहुत सारे लवणों के बारे में हमने डिस्कस किया था। आई बात समझ में। तो अम्ल के उपयोग, क्षार के उपयोग और फिर हमने लवण के उपयोग देखे थे। इसके बाद हम आते हैं, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा था पीएच। क्या पढ़ा था, पीएच। क्या पढ़ा था, पीएच। पीएच मैंने क्या कहा था आपको कि पीएच जो है वो क्या है, लॉग माइनस लॉग H प्लस आयनों की संख्या। क्या कहा था हमने, विलयन में उपस्थित H प्लस आयनों के ऋणात्मक लघु गुणक, यानी उसके लॉग मान, माइनस लॉग को हम क्या कहते हैं, H प्लस, यानी किसी भी सीधी भाषा कहते हैं किसी भी विलयन के अंदर H प्लस आयनों की सांद्रता को हम क्या कहते हैं, पीएच मान हम कहते हैं। अब ये पीएच देखो कहाँ होता है, अम्ल जो होता है उसका पीएच कहाँ होता है, 7 से कम। हमने कहा था कि अम्लीय जो होते हैं, अम्ल जो होते हैं उनका पीएच 7 से कम होता है। किससे कम होता है, 7 से कम। और क्षार होता है उनकी पीएच कितनी होती है, 7 से अधिक, 7 से अधिक। और उदासीन होता है उसकी पीएच कितनी होती है, 7 होती है। हमने कहा था कि रक्त जो होता है वो एक क्षारीय होता है, रक्त की पीएच 7.4 होती है।
जठर रस होता है, जठर रस की pH 1.5 होती है। ये 2-3 हमने इसके डिस्कस किए थे। नमक है तो नमक की कितनी होती है 7, शुद्ध जल होता है उसकी भी कितनी होती है pH 7। तो pH हमने क्या कहा था कि किसी भी विलयन में उपस्थित H+ आयनों की सांद्रता को हम क्या कहते हैं pH। अब हमने ये भी डिस्कस किया था एक ग्राफ के द्वारा कि जिसमें H+ ज्यादा होता है वो ज्यादा अम्लीय होता है, जिसमें OH ज्यादा होता है वो ज्यादा क्षारीय होता है। तो ये pH हमने पढ़ा था। तो pH का मतलब क्या पढ़ा था, किसी भी विलयन में उपस्थित H+ आयनों की सांद्रता को हम pH कहते हैं। P से हमने क्या कहा था कि P का मतलब यहाँ पुंचांश है, पुंचांश क्या है पुंचांश, जिसका मतलब किससे था शक्ति, शक्ति किसकी पुंचांश, शक्ति, शक्ति किसकी H+ आयनों की शक्ति यानी सांद्रता, समझ गए। ये रहा P का मतलब पुंचांश या शक्ति से यहाँ हम करते थे पोटांश जिसको हम कहते थे, H किसकी शक्ति H की, H+ आयन विलयन में कितने हैं उसके आधार में हम pH पता करते हैं। तो अम्ल 7 से कम, क्षार 7 से अधिक, उदासीन कितनी होती है 7 होती है। फिर हमने pH के महत्व देखे थे। pH के मैंने क्या क्या महत्व देखे थे बताओ। पेट की अम्लता, पेट की अम्लता दूर करने में, पेट की अम्लता दूर करने जिसके लिए पेट के अंदर जलन, मैंने कहा था ज़्यादा खाना खाते हैं तो ज़्यादा HCl बनता है, ज़्यादा HCl बनता है तो हमारे शरीर में एसिडिटी हो जाती है। उसको दूर करने के लिए हम एंटा एसिड का यूज़ करते हैं, MgOH2 का यूज़ करते थे। ये भी पता चलता है। अभी दंत से हमने पढ़ा था कि दंत से जब हम रात को खाना खाते हैं उसके अंदर दांत के अंदर जो हमारे जो भोजन के कण है वो चिपक जाते हैं, जिससे उसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो हमारी जो pH 6.5 होती है उसको 5.5 कर देता है, जिससे दांत का ऊपर का एनिमल टूटने लगता है। और इससे बचने के लिए हम सुबह उठ के क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, मंजन करते हैं और इस प्रकार से हम उससे सुरक्षा पा लेते हैं। फिर तीसरा हमने पढ़ा था कीटों में डंक, किसमें पढ़ा था कीटों में डंक कि मधुमक्खी वगैरह चींटी वगैरह हमें काटती है तो वो एक प्रकार का अम्ल स्रावित करती है, जो हमने पढ़ा फॉर्मिक एसिड या मैथोनिक एसिड। उसको दूर करने के लिए हम उसकी जगह या तो बेकिंग सोडे का यूज़ करें या फिर हम साबुन का उपयोग करें, क्योंकि अम्ल के प्रभाव को खत्म करने के लिए हमें सार बेस यूज़ लेना पड़ेगा। ये हमने यूज़ किया था। फिर चौथा हमने देखा था मिट्टी की उर्वरता, मिट्टी की उर्वरता के हम जब खेत में फसल बोते हैं तो ज़्यादातर लोग मिट्टी का परीक्षण नहीं करते थे, फिर उसका हर्जाना ये भुगते हैं कि हमारी फसल ने वृद्धि नहीं की, उपजाऊ नहीं हुई, हमारी फसल खराब हो गई। तो हमें सबसे पहले मिट्टी का परीक्षण कराना चाहिए, उस मिट्टी की pH का हमें पता करना कि वो अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है, किस तरीके, ताकि पौधा हमारा उस वातावरण में पनप सके और अच्छी फसल हमें पैदावार प्राप्त हो सके। तो उसके लिए हमें मिट्टी की परीक्षण भी कराना जो चाहिए, जो हमारे कृषि केंद्र जो होते हैं वहाँ पर होता है मिट्टी की उर्वरता। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अम्ल वर्षा। मैंने क्या कहा था कि जो वाहन वगैरह कारखाने जो चलते हैं उनसे निकलने वाले किसके, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड जो होते हैं उनसे निकलने वाले वो ऊपर जाते हैं वातावरण में, और वातावरण में ऊपर जाके जल वाष्प से संयुक्त होकर क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं, समझ गए। और वो अम्ल बारिश के साथ जब नीचे गिरता है तो वो एक तो मिट्टी की pH को बढ़ा देता है, मतलब उसमें अम्लीय कर देता है। जब जल पे वो बारिश गिरती है तो जल के अंदर रहने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं। और संगमरमर के लिए तो ये काल कहलाता था। संगमरमर जो है वो संगमरमर कैसा हो जाता है, पीलापन उसके अंदर आ जाता है। तो ये थी अम्ल वर्षा। तो ये हमने पढ़े थे किसके, pH के महत्व के बारे में पढ़ा था। और फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था एक एक यौगिक के बारे में। ये बढ़ने के बाद फिर हमने किसके बारे में, सबसे पहले हमने पढ़ा था NaCl लवण के बारे में। मैंने आपको क्या बताया था, लवण श्वेत क्रिस्टलीय होता था, ठोस होता था, जल में विलय होता था। और इसका हमने पता किया था क्या, गलनांक 1081 केल्विन, समझ गए, बहुत ज़्यादा इसका गलनांक था। तो इसके गुण देखे थे हमने। फिर उसके बाद सोडियम हाइड्रो, इसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड हमने कहा रासायनिक नाम, साधारण नाम है इसको हम क्या कहते थे, नमक कहते थे। इसका निर्माण मैंने आपको बताया था कि NaOH की क्रिया जब HCl से कराते हैं तो क्या बनता है, NaCl बनता है। ये रिएक्शन मैंने बताई थी। फिर हमने डिस्कस किसको किया था, NaOH को किया था। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड किसको किया था, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का किससे बना देते, NaCl के अंदर जब जल मिलाते तो क्या बनता था हमारे पास, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण होता था हमारे पास। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के बारे में क्या देखा था हमने कि ये भी कैसा होता है, श्वेत होता है, समझ में, जल में अल्प विलय थोड़ा होता है क्योंकि साबुन है, ठीक है ना, जल में विलय जल में विलय होता है ये। और फिर हमने इसके बारे में आगे पढ़ा था कि ये क्या करता है, जल के अंदर विलयन, मतलब जल के अंदर जैसे ही घोलते तो इसका विलयन कैसा होता है, क्षारीय विलयन होता है, समझ गए। ये नीले लिटमस पत्रों को लाल लिटमस पत्रों को नीला कर देता है। इसका उपयोग हमने कहाँ किया था कि धातु क्रम के शोधन में इसका उपयोग करते हैं। फिर हम इसका उपयोग पढ़ा था साबुन बनाने में इसका यूज़ करते हैं, कपड़ों में करते हैं,
समझ गए, ये सारे उपयोग हमने, और प्रयोगशालाओं में अमीकरण के रूप में भी इसका यूज़ करते हैं। फिर इसकी हमने रिएक्शन देखी थी। फिर हमने किसके बारे में पढ़ा था, सोडियम बाइकार्बोनेट। किसके बारे में पढ़ा था, सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने के सोडे के बारे में डिस्कस किया था। श्वेत होता है, क्रिस्टलीय होता है, समझ गए। जब इसकी रिएक्शन किससे बनाते हैं, इसको सोडियम कार्बोनेट के साथ जल और CO2 मिक्स करके हम इसको बनाते हैं। आई बात समझ में, इससे हमने इसका निर्माण किया था। फिर उसके बाद क्या पढ़ा था इसके बारे में कि एक CO2 गैस बाहर निकलती है, जो क्या करती है, जो हमारे बेकरी के सामान है उसके अंदर वो फूल जाते हैं ना, वो किस गैस के कारण, CO2 गैस के कारण उनमें छिद्र हो जाते हैं। तो ये सारा हमने इसके NOHCO3 के बारे में डिस्कस किया। इसके उपयोग हमने देखे थे कि खाने में इसका उपयोग किया जाता है, चीज़ों को फुलाने में इसका यूज़ किया जाता है, अग्निशामक यंत्र में इसका यूज़ किया जाता है, प्रयोगशालाओं में विकर्म के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमें परीक्षा में 2 गुण 2 उपयोग और इसकी एक रिएक्शन पूछते हैं। फिर हमने पढ़ा था CaOCl2, क्या पढ़ा था, विरंजक चूर्ण CaOCl2। विरंजक चूर्ण के बारे में हमने डिस्कस किया था कि विरंजक चूर्ण हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब हम क्लोरीन के साथ कराते हैं तो क्या बनता था, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता था। समझ गए, विरंजक चूर्ण का यूज करता था। इसका गुण क्या है, ये पीला होता था, तीक्ष्ण होता था, पीला होता था और कैसा होता था, तीक्ष्ण होता था। ये पीला और तीक्ष्ण होता था और ये विरंजन की क्रिया करता है। विरंजन की क्रिया मैंने बताई थी किस तरीके से कि जब क्लोरीन गैस मुक्त होती है तो क्लोरीन गैस मुक्त होने के बाद उसकी क्रिया किससे, जल से जम कराते हैं तो एक परमाणुक ऑक्सीजन का निर्माण होता है, एक परमाणुक ऑक्सीजन का निर्माण होता है। और जब इसको रंगीन पदार्थ के साथ हम रखते थे तो रंगीन पदार्थ कैसा हो जाता, रंगहीन हो जाता था। क्या होता था, रंगहीन हो जाता था। इसे हम विरंजन की क्रिया करते हैं। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, कपड़ों में से रंग उड़ाना हो तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करते थे। तो ये, और दूसरा औषधियों के अंदर भी इसका यूज होता है, एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसका यूज होता था और प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में तो यूज़ होता ही है। साथ ही साथ ये क्या करता था, जीवाणु मुक्त करने में भी ये उपयोगी होता है, पेयजल को शुद्ध करने में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग हम करते थे। फिर हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने डिस्कस किया था प्लास्टर ऑफ पेरिस। मैंने आपको कहा था CaSO4.12H2O को हमने डिस्कस किया था। Ca जिसे हम क्या कहते थे, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। किससे निर्माण करते थे, जिप्सम को जब 373 केल्विन पे हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तब किसका निर्माण होता था, कैल्शियम सल्फेट H2O, हेमीहाइड्रेट जिसे हम कहते थे, इसे हम कहते थे प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो टूटी हड्डियों को जोड़ने में काम आता है, मूर्तियाँ बनाने में काम आता है, श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है, समझ गए, सजावटी सामान बनाने में काम आता है। तो ये सारे भवन निर्माण में सफेदीकरण में भी इसका यूज होता है। तो इन सब के बारे में महत्वपूर्ण यौगिक NaCl, NOH, फिर सोडियम कार्बोनेट, विरंजक चूर्ण, एक हमने और डिस्कस किया था कपड़े धोने का सोडा Na2CO3.10H2O, इसको भी हमने यूज़ किया था। कपड़े धोने के सोडे को भी हमने डिस्कस किया था कि इसका निर्माण किससे करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो ये पदार्थ हमारे पास बनता है। तो इन सब के बारे में पढ़ा था। फिर हमने लास्ट में किसको पढ़ा था, कल भी हमने किसको पढ़ा था, मिसेल को। इसको खत्म करने के बाद हमने साबुन और अपरमार्जक के बीच में अंतर देखे थे और फिर लास्ट में हमने पढ़ा था मिसेल, और मिसेल से हम किस प्रकार से धावन की क्रिया यानी कपड़े किस तरीके से धोते हैं वो भी हमने पढ़ा था। फिर हमने किसके बारे में पढ़ा था, साबुन, और फिर उसके बाद किसको पढ़ा था हमने, अपमार्जक। ये हमने कल ही खत्म किया था, इसके अंतर देखे थे पहले और फिर मिसेल। साबुन हमने क्या कहा था कि ये सोडियम उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, और अपर मार्जक हमने क्या कहा था कि उच्च वसा अम्ल के क्या होते थे, ये उच्च वाला सोडियम सल्फेट SO3-OR, एल्किल सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते थे, ये लवण होते थे, सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट C6H5R, सोडियम, ये दोनों के लवण होते थे और ये उच्च वसा अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते थे। इनके निर्माण हमने पढ़ा था, उच्च वसा अम्लों के सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं तो साबुन बनता है, और साबुन में अगर पोटेशियम होता है तो वो मधु साबुन होता है जो शेविंग के क्रीम के अंदर साबुन के रूप में यूज़ किया जाता है। अगर साबुन को पारदर्शी बनाना तो उसके अंदर ग्लिसरीन डाला जाता है। ये हमने साबुन के बारे में पढ़ा था। अपरमार्जक जो क्या कठोर जल के साथ मधु जल के साथ दोनों के साथ झाग देते हैं, क्योंकि ये MgCl2 जब इसके साथ अशुद्धियाँ कार्य करती है तो वो घुलनशील होती है। इसमें जब MgCl2 अशुद्धियाँ जब साबुन के साथ मिलती है कठोर जल के साथ, ये झाग नहीं देता, क्योंकि Na को प्रतिस्थापित कर जो Mg और Cl2 है, Mg और Ca
जो कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो अशुद्धियाँ होती है वो इसके साथ जुड़ जाती है और अघुलनशील पदार्थ का निर्माण करती है जो अक्षेपित रहता है। ये कठोर जल और मृदु जल दोनों के साथ झाग देता है। इसका हमने पढ़ा था, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, इसका जलीय विलयन उदासीन होता है। फिर हमने दोनों के डिफरेंस भी देखे थे इसके। फिर हमने लास्ट कल जो डिस्कस किया था वो किसको डिस्कस किया था? मिशेल को। किसको डिस्कस किया था हमने? मिशेल को। मिशेल के बारे में हमने पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? मिशेल। मिशेल के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि मिशेल जो होते हैं वो क्या होता था? एल्किल समूह की ये इस तरीके से एल्किल, जो हमारा साबुन है RCONA, ये जल में जब डालते हैं तो ये आयनित हो जाता है। क्या हो जाता था? आयनित। और इस तरीके की स्ट्रक्चर बनती थी जिसमें CO-। ये स्ट्रक्चर हमने कहा था कि ये साबुन है, इसका ये वाला भाग पूंछ वाला भाग कहलाता था और ये वाला भाग शीर्ष वाला भाग कहलाता था। इसे हम कहते थे हाइड्रोफोबिक क्योंकि ये चिकनाई में घुलनशील है। और ये हमने कहा था हाइड्रोफिलिक, ये पानी में जल से नहीं, जल की ओर आकर्षित होता है, ये चिकनाई की तरफ आकर्षित होता है। तो ये इस तरीके से क्या करते थे, जो भी हमारा मैल वगैरह होता है, जैसे ये मैल है, इस मैल के चारों तरफ इस तरह की स्ट्रक्चर बनाते थे, इस तरह की स्ट्रक्चर ये बनाते थे, जिसमें हाइड्रोफोबिक भाग जो है ये वाला भाग पीछे होता था, ये माइनस वाला भाग क्या होता था? ऊपर, ये माइनस। तो इसे हमने क्या कहा था? मिशेल कहा था कि जब इसको हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है, जैसे ये कपड़े पे होता है, ये मैल कपड़े पे है, इस कपड़े पे, तो इस तरीके से इसमें मिशेल की स्ट्रक्चर बनेगी। और पानी में से जब बाहर निकालते हैं तो जल की तरफ ये आकर्षित होता है, तो जल नीचे जा रहा है, इसलिए क्या करेगा? ये नीचे की ओर जाएगा। तो साथ में इस हाइड्रोकार्बन वाले भाग को भी लेके आएगा, तो हाइड्रोकार्बन भाग वाला अपनी तरफ चिकनाई को भी साथ में लेके आ जाएगा और पूरी जो ये मैल वगैरह गंदगी वगैरह वो पानी में रह जाती है और कपड़ा एकदम साफ हो जाता है। तो ये अपमार्जक हमने पढ़ा था और इस तरीके से मिशेल की हमने क्रिया पढ़ी थी। ये मिशेल है। तो ये पूरा पार्ट हमने डिस्कस किया था बहुत अच्छी तरीके से, एक एक टॉपिक को हमने लिया है और इसके करीबन 10 वीडियो हमने बनाए। कितने वीडियो बनाए हैं? 10 वीडियो। तो अच्छी तरीके से इनको वापस रिवीजन करें, इनको समझें और फिर मैं इसका क्या लूँगा? टेस्ट। अब मैं आगे जब नेक्स्ट वीडियो जब डालूंगा तब मैं आपको क्या करूंगा, पहले इसके बोर्ड के क्वेश्चंस कौन से आए हैं वो मैं आपको पहले डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से बोर्ड के अंदर इसके क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, जो हमने पढ़ा है क्या उसी में से आए हैं, क्या कुछ अलग भी आए हैं, उनके हम बोर्ड के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एक बार पुनः आपको मैं रक्षाबंधन की क्या देता हूँ? शुभकामनाएं। घर पे रहें, सतर्क रहें, आवश्यक काम हो तो भी बाहर जाए। जल्दी हम अगले वीडियो के अंदर मिलेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।